हेलो फ्रेंड, वेलकम यू ऑन बिफोर यूपीएससी। और मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट रत्नेश कुमार गिल। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपनी केबीसी फॉर्मेट में क्विज चल रही है और ये है आपका एपिसोड नंबर 10। और उसी संदर्भ में हम लोग देखेंगे कि अभी जो है आपको इसमें और भी बेहतरीन सवाल देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्विज को। साथ ही साथ आप जो है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइएगा और पर्यावरण का ध्यान जरूर रखिएगा। सवाल आज के थोड़े से टफ देखने को मिल जाएंगे। सवाल यह है आपका कि जो आपका द ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति का नाम आपने सुना होगा कि द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वाज आउटकम ऑफ व्हिच साइंटिस्ट। कौन से इनमें से कौन सा वैज्ञानिक है जिनके मेहनत के कारण, जिनके एफर्ट के कारण, जिनके योगदान के कारण भारत में हरित क्रांति आई थी। आप सभी को पता होगा कि जब 1967-68 के आसपास भारत में गेहूं की पैदावार में बहुत तेजी से वृद्धि हुई थी और इसी गेहूं के पैदावार में वृद्धि के कारण हम लोग इसको हरित क्रांति बोलते हैं। तो आपके ऑप्शन है वर्गीस कुरियन, के बी कामत, एम एस स्वामीनाथन और सी रंगराजन। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जवाब देते जाएंगे कि हरित क्रांति इनमें से कौन से ऐसे कृषि वैज्ञानिक हैं जिनके योगदानों के फलस्वरूप भारत में आई थी। ठीक है, सवाल आपको आज बहुत ही तगड़े वाले मिलने वाले हैं, तो बने रहिएगा और प्रयास कीजिएगा चीज़ों को सॉल्व करने का। हर दिन कुछ नया, हर दिन कुछ अनोखा, लेकिन ये सब आप पे डिपेंड करेगा कि आप इसको कितना आत्मसात करते हो। और कुछ दोस्तों का ये जो रिक्वेस्ट है कि चाहे आपके सेक्शन वाले हों, अनुच्छेद वाले हों, चाहे क्लासेस के हों, सारा आपको इसमें समावेश मिल जाएगा। सारे लेवल के क्वेश्चन इसमें मिक्स करके डाले जाते हैं ताकि आपको इंटरेस्ट बना रहे। चलिए समय को समाप्त करते हैं और आंसर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। और आपका आंसर रहा ये। आपको पता होगा कि 1967-68, जैसा कि मैंने अभी बोला कि भारत में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। उसके कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पर आप देखोगे तो जो गेहूं की पैदावार है उसको काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया गया था। और इसी गेहूं की पैदावार बढ़ने के कारण बोलता है कि लगभग गेहूं की पैदावार दुगनी हो गई थी। तो इसका श्रेय जाता है एम एस स्वामीनाथन को। ये बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक है और हाल फिलहाल में इनका निधन हुआ है। इसलिए ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि हरित क्रांति का जनक भारत में कौन है, किनके एफर्ट से हुआ था। चलिए 1000 रुपये के सांकेतिक प्रश्न की तरफ चलते हैं। और ये सवाल है आपका पॉलिटी से सवाल है आपका कि व्हाट इज द टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, यानी राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। राज्यसभा का अगर कोई मेंबर इलेक्शन जीत के आता है, वो कितने समय तक राज्यसभा का सदस्य बना रहेगा अगले इलेक्शन से पहले। आपके ऑप्शन है 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल। जल्दी से अपने जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ठीक है, जल्दी से। और अब हम लोग समय को समाप्त करते हैं और आंसर की तरफ बढ़ते हैं। और आपका समय समाप्त हुआ दोस्तों। और आपके जो सही जवाब होंगे वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। 6 वर्ष जो है वो आपका सही जवाब होगा दोस्तों। और इसी 6 वर्ष में अगर आप देखोगे तो आपके जो 1/3 सदस्य हैं, चूंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, वो एक साथ कभी भी विघटित नहीं होता, इसलिए आप देखोगे कि हर 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य जो है यानी 33% बाहर होते हैं। फिर वो 33% लोग चुन करके आते हैं और वो अगले 6 साल तक रहते हैं। यानी सदस्यों का कार्यकाल कितने का होगा, 6 वर्षों का। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 2000 के सांकेतिक रुपयों के लिए आपका सवाल और इतिहास का ये सवाल है। पिछले कुछ समय से आपके लिए बहुत संगतियां पूछी गई थी। इस बार थोड़ा सा सवाल को टफ और इंटरेस्टिंग किया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी रूलर हैविंग पावरफुल नेवी इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत की बात कर रहा है कि प्राचीन भारत में वह कौन सा राजवंश था जिसके पास शक्तिशाली नौसेना थी, नेवी थी, जो पानी में, समुद्र में जो है अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकती थी। तो आपका सवाल है कि प्राचीन भारत में वो कौन से राजवंश थे, कौन से राजाओं थे जिनके पास शक्तिशाली नौसेना थी। आपके ऑप्शन है चोलास यानी चोल वंश, गुप्त वंश, काकतीय वंश और राष्ट्रकूट वंश। जल्दी से जवाब दीजिएगा, इनमें से चोल वंश, गुप्त वंश, काकतीय वंश और राष्ट्रकूट वंश में से वह कौन से शासक है जिनके पास शक्तिशाली नौसेना थी। चलिए जल्दी से जवाब देते जाइएगा और सेशन को लाइक शेयर करते जाना है दोस्तों। चलिए समय समाप्त हुआ और इसका सही जवाब होगा दोस्तों वो है आपका चोल वंश। चोल वंश, जिनको इंपीरियल चोला, साम्राज्यवादी चोला भी बोलते हैं, ये आपका बहुत ही पावरफुल थे और उन्होंने, इनके पास बहुत ही शक्तिशाली नौसेना थी। इनफैक्ट आपको मैं बता दूं तो चोल वंश वो राजवंश है जिसने भारत के मुख्य भूमि को के साथ साथ श्रीलंका पर इन्होंने राज किया। साथ ही साथ ये बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में भी अपना आधिपत्य जमाते थे और इंडोनेशिया, मलेशिया, इन क्षेत्रों पे भी इनका राज था। ठीक है, तो याद रखिएगा। गुप्त वंश आपको मध्यकाल, प्राचीन भारत का ही एक बहुत ही फेमस
राजवंश दिखेगा। इसके समय में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चले थे। साथ ही साथ संवत की शुरुआत हुई थी। सबसे प्रसिद्ध जो विक्रमादित्य हैं, जो विक्रमादित्य की उपाधि लगभग 14-15 शासकों ने ली है। तो इन 14, 15, 16 शासकों में सबसे जो प्रसिद्ध विक्रमादित्य थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय इसी वंश से आपका बिलोंग करते थे। काकतीय वंश ये आपके चोलों के समय में काफी एक कह सकते हो जुझारू वंश था, योद्धा वंश कह सकते हो। तो ये आपको आंध्र प्रदेश वाले एरिया में देखने को मिल जाएगा और महाराष्ट्र वाले एरिया में देखने को मिलेगा राष्ट्रकूट वंश। काफी प्रसिद्ध ये भी राजवंश है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सेशन इंफॉर्मेटिव लगेगा दोस्तों, साथ ही साथ मैं हमेशा की तरह रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक नोटबुक लेके बैठे ताकि आप चीजों को इंपॉर्टेंट चीजों को नोट करते जाएं। चलिए एक और सवाल है आपका इतिहास से जुड़ा हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रेफर एनसाइक्लोपीडिया ऑफ संस्कृत। एनसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है शब्दकोश, विश्वकोश, जिसको आप सिंपल भाषा में कह सकते हो डिक्शनरी। तो बोला जाता है कि इनमें से कौन सी वो पुस्तक है जिसको संस्कृत का डिक्शनरी या एनसाइक्लोपीडिया बोला जाता है, जिसमें संस्कृत के सारे शब्दों का उल्लेख लगभग आपको देखने को मिल जाएगा। आपके पुस्तक के ऑप्शन है अष्टाध्यायी, और दूसरा ऑप्शन है अमरकोश, तीसरा है आपका सामवेद और चौथा है राष्ट्र रक्षक। इन चारों पुस्तक में से वो कौन सी पुस्तक है जिसको संस्कृत की इंसाइक्लोपीडिया यानी संस्कृत का विश्वकोश कहा जाता है? अष्टाध्यायी, अमरकोश, सामवेद और राष्ट्र रक्षक। जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। समय को मैं समाप्त कर रहा हूं। चलिए समय समाप्त हुआ आपका। आंसर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आपका सही जवाब देखिए क्या होता है। इसका सही जवाब होगा आपका अमरकोश। अमरकोश जिसकी रचना अमर सिंह ने की थी और ये आपको गुप्त वंश के समय में ही देखने को मिल जाएंगे। समुद्रगुप्त के समय में ये आपके उनके दरबार में रहते थे और इन्होंने ही एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अमरकोश, अमर सिंह के द्वारा। और इसे संस्कृत का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, संस्कृत का विश्वकोश कहा जाता है। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की थी और ये संस्कृत ग्रामर से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। सामवेद के बारे में आपको पता है, इसको भारतीय संगीत का जनक बोला जाता है और राष्ट्र रक्षक जैसा कुछ आपकी कोई पुस्तक है नहीं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चलेंगे। आपका 5,000 के सांकेतिक रुपए के लिए आपका सवाल है कि इन विच सीजन ट्रोपोस्फेयर्स हाइट आर इंक्रीज। आपको पता है वायुमंडल में 5 परतें होती है, तो इन पांचों परत में जो सबसे नीचे का परत होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर। तो बोला जाता है कि कौन सा सीजन है, कौन सा मौसम है, कौन सी ऋतु है जिसमें क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है, यानी क्षोभ मंडल अपने सामान्य ऊंचाई से ज्यादा ऊंचाई तक फैल जाता है, यानी इसकी ऊंचाई जो है वो बढ़ जाती है। तो किस मौसम में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाएगी, ट्रोपोस्फेयर की हाइट बढ़ जाएगी? आपके ऑप्शन है समर सीजन यानी ग्रीष्म ऋतु, रेनी सीजन यानी वर्षा ऋतु, विंटर सीजन यानी शीत ऋतु और स्प्रिंग सीजन यानी बसंत ऋतु। इन चारों ऋतुओं में से वो कौन सी ऋतु है जिसमें आपका ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है बढ़ जाएगी? जल्दी से अपनी जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं। और बिल्कुल ईमानदारी से अगर गलती हो भी जाती है तो उसको डिलीट ना कीजिए, उसको आप खुद से सुधारिए, ठीक है? मिटाने के प्रयास ना कीजिए। गलतियां जरूरी होती है जिंदगी में सीखने के लिए। सभी से ये रिक्वेस्ट है, हमने भी बचपन में अभी भी काफी गलतियां हम लोग से भी होती है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों बहरहाल आपका समर सीजन, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में सूरज की गर्मी के कारण हवा जो है गर्म होकर ऊपर उठ जाती है और इसके कारण देखोगे कि जो पृथ्वी के पास की जो सतह की जो हवा है वो ज्यादा ऊंचाई तक आपको देखने को मिल जाएगी। इसके कारण आपको देखोगे कि जो ट्रोपोस्फेयर है यानी क्षोभ मंडल है उसकी ऊंचाई ग्रीष्म ऋतु में बढ़ जाएगी। इसका उल्टा शीत ऋतु में देखोगे तो इसकी जो ऊंचाई है वो घट जाएगी, क्योंकि सूरज की गर्मी उतनी पड़ती है नहीं, तो आपकी हवाएं जो है सतह के पास ज्यादा सघन देखने को मिलेगी। चलिए तो सबसे ज्यादा हाइट होगा समर सीजन में यानी ग्रीष्म ऋतु में, सबसे कम शीत ऋतु में। चलिए आपका 10,000 रुपये के सांकेतिक रुपयों के लिए आपका सवाल फिर से हिंट वाला सवाल है, इंपॉर्टेंट है। इससे आपको देखिए क्या क्या चीज है। एक तो आपको राज्य गेस कर पाओगे, साथ ही साथ आपको जो इसके बारे में जो डिटेल है, तो आपको हर राज्य के बारे में कुछ ना कुछ जानकारियां यहाँ पर मिलती चल जाती है हिंट के माध्यम से। तो देखिए यहाँ पर भी आपको एक राज्य चुनना है, राज्य के बारे में बताना है और उसके हिंट क्या क्या है। तो पहला हिंट बोला जा रहा है इट इज अ लैंड ऑफ राइजिंग सन, यानी ये जो प्रदेश है, ये जो क्षेत्र है, ये जो राज्य है, ये आपका उगते हुए सूरज का आपका राज्य है, उगते हुए सूरज की भूमि है। दूसरा हिंट बोला जा रहा है इट्स शेयर इट्स बॉर्डर विद चाइना एंड म्यांमार, यानी इस राज्य की जो सीमा है आपकी चीन और म्यांमार इन दोनों देशों के साथ लगती है। तीसरा हिंट बोला जा रहा है कि लोसार इज द मेन फेस्टिवल ऑफ स्टेट, यानी यहाँ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है जिसको बोलते हैं लोसार। और फिर बोला जा रहा है चौथा हिंट कि इट इज द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, डेंसिटी मतलब 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या।
तो बोला जाता है कि यहाँ पर सबसे कम लोग रहते हैं प्रति इकाई क्षेत्रफल में। ठीक है, तो जनघनत्व यहाँ पर सबसे कम है। दूसरा, ये उगते हुए सूरज की भूमि है। ये अपनी सीमा साझा करता है चीन और म्यांमार के साथ, और लोसार यहाँ का महत्वपूर्ण त्योहार है। तो इन चारों में से वो कौन सा नॉर्थ ईस्ट का राज्य है जहाँ पर आपको ये सभी की सभी खूबियां देखने को मिल जाएंगी? आपके ऑप्शन है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर। इन चारों में वो कौन सा है जिसमें ये सभी के सभी खूबियां आपको देखने को मिलेगी? जल्दी से कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। और समय को समाप्त कर रहा हूं मैं दोस्तों, और अब हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ। इसका सही जवाब होगा आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल नाम से ही पता चल रहा है, अरुण मतलब होता है सूर्य और आंचल मतलब होता है उगना, यानी उगते हुए सूरज की भूमि है ये। यहाँ इसकी सीमा देख लो तो इसकी सीमा आपको 3 देशों से लगती है। एक आपका भूटान है, दूसरा आपका चीन है और तीसरा आपका म्यांमार है। इसके साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो लोसार यहाँ का महत्वपूर्ण त्योहार है। यहाँ की जो जनघनत्व है, प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या, वो सबसे कम है। पूरे भारत में सबसे कम घनत्व जो है, जनघनत्व, आपको इसी राज्य को देखने को मिलेगा। साथ ही साथ भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भी अरुणाचल प्रदेश से ही भारत में प्रवेश करती है, जहां पर उसका नाम जो है आपको दिहांग देखने को मिल जाएगा। तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, अरुण मतलब सूर्य, आंचल मतलब उगना, यानी ऐसी भूमि जहां पे सूर्य आपको उगते हुए दिख जाए। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो कमेंट सेक्शन में अपने एक्सप्रेशन, अपनी भावनाओं को भी व्यक्त करें। अब थोड़ा करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। बोल रहा है कि हु वॉन द 13th द छूट गया, हु वॉन द 13th आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप? अभी देखिए, पिछले कुछ महीने पहले आपका क्रिकेट विश्व कप हुआ है। तो ये आपके एग्जाम पर्पज से जरूरी हो जाता है, अगर खास तौर पे कंपटीशन के लिए। इसमें बोला जा रहा है कि ये 13वां विश्व कप था। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि जो आईसीसी मेंस कप हुआ उसका ये 13वां सत्र था, यानी 13वां सीजन था। बोल रहा है किसने जीता ये कप? आपके ऑप्शन है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, आरएसए, आरएसए बोलते हैं साउथ अफ्रीका को, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, और डी है आपका श्रीलंका। तो इन चारों में से वो कौन सा देश है जिसने आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 50-50 ओवर का होता है, उसने जीता है? चलिए, जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका। समय को समाप्त कर रहा हूं मैं दोस्तों, और आपका सही जवाब होगा यहाँ पर, वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है इस बार भारत को लगभग 6 विकेटों से हरा करके छठी बार, ये भी याद रखिएगा, छठी बार जो है विश्व कप को जीता है। और भारत फाइनल में इससे पराजित हुआ था। इससे पहले लगातार भारत ने 10 मैचों में आपका जीत दर्ज की थी। खैर, एक बुरा दिन सारे मेहनत पे पानी फेर देता है। तो याद रखिएगा, पहले से आप कितनी भी तैयारी करें, एग्जाम के दिन अगर आपका दिन खराब होता है तो उससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं लगेगा। फिलहाल इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा, 13वां सीजन, छठी बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता। कितने मार्जिन से? तो 6 विकेट से हराया था। ये सारी चीज़ आपको याद रखनी जरूरी है। चलिए, फिर से एक भूगोल का सवाल है 25,000 के सांकेतिक रुपए के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर मेक्स बाउंड्री बिटवीन बिहार एंड यूपी? बोल रहा है इसमें से कौन सी वो नदी है जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा का निर्माण करती है, सीमा साझा करती है? ठीक है, आसान सा सवाल है, मैप का सवाल है, नदियों का सवाल है कि इनमें से कौन सी वो नदी है जो यूपी और बिहार के बीच में सीमा साझा करती है? टोटल 3 नदियां हैं जो इस तरह की सीमाओं का निर्माण करती है। इनफैक्ट गंगा को इंक्लूड कर लो तो 4। ठीक है, तो जल्दी से जवाब दीजिएगा। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती और सोन। इन चारों में वो कौन सी नदियां हैं जो बिहार और यूपी के बीच सीमा बनाती है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। चलिए, समय को समाप्त कर रहा हूं, और आपका समय समाप्त हो गया, और आंसर की तरफ बढ़ते हैं। और आपका सही जवाब होगा आपका गंडक नदी। गंडक नदी जो कि आपको निकलती है आपके नेपाल से, और ये पश्चिम चंपारण, गोपालगंज के रास्ते आपको बिहार में प्रवेश करती है। और ये देखोगे आपकी गंडक नदी जो है वो यूपी बिहार के बीच में सीमा का निर्माण करती है। इसके अलावा अगर बात करें तो घाघरा, घाघरा वो नदी है जो आपका सीमा का निर्माण करती है। कुछ दूरी तक आपका गंगा जो है बलिया वाले हिस्से में, वो भी एक सीमा का निर्माण करती है। और दक्षिण वाले हिस्से से देखोगे तो कर्मनासा, ये भी वो नदी है जो आपकी यूपी और बिहार के बीच में सीमा बनाती है। तो टोटल 4 नदियां हैं, गंडक, घाघरा, गंगा और कर्मनासा। बाकी जो आपकी नदियां देख रही है वो यूपी बिहार के बीच में सीमाओं का निर्माण नहीं करती। इनफैक्ट ये तो आपका सागर है। चलिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा होगा। चलिए, नॉट वाला फिर से सवाल आ गया। हम सारे तरह के सवाल आपको करवा के छोड़ेंगे दोस्तों, बस आप अपना ध्यान
और अपना प्यार इस तरह से बना के रखें। चलिए सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नॉट याद रखिएगा, नॉट करेक्ट अबाउट क्विट इंडिया मूवमेंट। पिछली 3 बार से आपके लिए असहयोग हो चुका, सबने अवज्ञा हो चुका, स्वदेशी हो चुका। अब भारत छोड़ो की बात करते हैं। तो बोल रहा है कि इसमें भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में क्या सही नहीं है, उसको चुनना है, जो गलत है उसको चुनना है। सबसे पहला सेंटेंस बोला जा रहा है कि इट स्टार्ट इन 1942, ये 1942 में शुरू हुआ था। तो पहला आपका लाइन ये है। दूसरा बोल रहा है कि इट इज स्टार्टेड विद डू और डाई स्लोगन, इस आंदोलन की शुरुआत करो या मरो के नारे के साथ हुई थी। तीसरा सेंटेंस बोल रहा है कि गांधी जी वर अरेस्टेड इन मिडनाइट अंडर ऑपरेशन जीरो आवर। बोल रहा है कि जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ था, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत। क्या ये सही है? अगर ये तीनों सही है तो फिर आप नन ऑफ द अबव के साथ जाएंगे। अगर तीनों में से जो भी आपको गलत लग रहा है आप उसको चुनेंगे। पहला आपका ऑप्शन है कि ये 1942 में शुरू हुआ। दूसरा डू और डाई यानी करो या मरो के नारे के साथ इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी भारत छोड़ो की। और तीसरा बोल रहा है कि क्या गांधी जी को रात्रि में ही अरेस्ट कर लिया गया था ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। चलिए जल्दी से अपने जवाब दीजिएगा, आंसर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और इसका सही जवाब होगा आपका नन ऑफ द अबव। तो जल्दी से इसका सही जवाब देखिए, सारे के सारे सही है। 1942 में स्टार्ट हुआ था क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद। 8 अगस्त, कभी कभी आपसे तिथि पूछ लेता है तो याद रखिएगा 8 अगस्त 1942। जगह था मुंबई, और मुंबई में कौन सा जगह? तो एक मैदान है जिसको बोलते हैं ग्वालियर टैंक। तो ग्वालियर टैंक वो मैदान है, मुंबई वो शहर है, 8 अगस्त वो दिन है। इसी अगस्त क्रांति, इसको कहीं कहीं पे आप देखोगे तो अगस्त क्रांति भी भारत के इतिहास में बोलते हैं। और इसी नाम पे देखोगे तो ये नई दिल्ली और मुंबई के बीच में एक राजधानी ट्रेन का भी संचालन किया जाता है। चलिए फिलहाल करो या मरो का नारा ये गांधी जी ने ही दिया था। और गांधी जी और जितने भी बड़े नेता थे, राजेंद्र प्रसाद और ऐसे जितने भी लोग थे, सभी को अरेस्ट कर लिया गया था, क्योंकि अंग्रेजों को डर था कि इस बार हमारी खैर नहीं। वैसे भी खैर नहीं हुई, क्योंकि इन बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जो सेकंड लाइन थे, जिसमें आपके जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, इन सब जैसे, अरमा आसफ अली जैसे लोगों ने कमान संभाली, और इस बार जो है बहुत बुरी तरह से आपका अंग्रेजों की हालत कर दी थी इन लोगों ने। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपका 80,000 रुपीज़ का आपका सवाल है और फैक्टफुल सवाल है, इंटरेस्टिंग। क्रिकेट से जुड़ा हुआ सवाल है। हु स्कोर द मोस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज इन ओडीआई क्रिकेट। बोल रहा है कि क्रिकेट जगत में कौन सा वह बल्लेबाज है, क्रिकेटर है, बैट्समैन है, जिसने वनडे क्रिकेट यानी 50-50 ओवर वाले क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाए हैं। अभी ये आपका वर्ल्ड कप से पहले ये जो रिकॉर्ड है ये किसी और के नाम था। वर्ल्ड कप में ये रिकॉर्ड टूटा है, तो आपके एग्जाम पर्पज से ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि वह कौन सा बल्लेबाज है जिसने 50-50 यानी वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक यानी 100 रन, 100 या 100 से ज़्यादा रन को शतक बोलते हैं, तो सबसे ज़्यादा शतक बनाए। आपके ऑप्शन है रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, स्टीव स्मिथ, विराट कोहली। इन चारों में से वो कौन सा बल्लेबाज है जिसने वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सेंचुरी लगाई है? चलिए जल्दी से आपने जवाब दीजिएगा और आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आपका सही जवाब होगा दोस्तों यहाँ पर, पहले ये जो रिकॉर्ड है ये आपका सचिन तेंदुलकर के नाम था, जिनके नाम 49 शतक था। विराट कोहली ने इसी वर्ल्ड कप में इनके शतक की बराबरी भी की, और इसी वर्ल्ड कप में देखोगे तो इनसे इनका रिकॉर्ड भी तोड़ा, यानी अब विराट कोहली के नाम 50 शतक है, 50-100। सचिन तेंदुलकर 49 पे थे। और सबसे बड़ी बात देखो कि विराट कोहली ने ये शतक इन्हीं के सामने, इन्हीं के घरेलू मैदान मुंबई के वानखेड़े पे तोड़ा था, तो इनसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फिर से बायोलॉजी का एक तगड़ा सा सवाल है, 1 लाख के सांकेतिक रुपए के लिए, कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नोन एज या फेमस एज रॉयल डिजीज। इसमें से वो कौन सी बीमारी है, कौन सा रोग है जिसको शाही रोग कहा जाता है? शाही रोग, क्योंकि ये जो रोग है ना, ये राजघरानों में हुआ था। कोई ऐसा दुनिया में ऐसा कोई राजघराना था, राज परिवार था जिसको ये बीमारी हुई थी, इसलिए इसको राजघरानों का रोग भी कहते हैं। आपके ऑप्शन है हीमोफीलिया, स्कर्वी, मिनीमाटा और ग्वाइटर। इन चारों में वो कौन से आपके ऑप्शन है जो जिसे शाही रोग भी कहा जाता है? हीमोफीलिया, स्कर्वी, मिनीमाटा, ग्वाइटर। चलिए जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हम लोग समय को समाप्त कर रहे हैं दोस्तों, और आपका समय समाप्त हुआ और आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आपका सही जवाब होगा यहाँ पर हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है कि अगर आपके शरीर में कहीं पे कट हो जाए तो वहाँ पर आपका प्लेटलेट्स उसको खून को रोक नहीं पाता है, जिसके कारण आपका खून लगातार बहता रहता है और व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। ये जो बीमारी है इंग्लैंड की जो महारानी थी, महारानी विक्टोरिया, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आपकी एक चतुर चालाक महारानी थी, उनको हुआ था।
इस कारण से इस बीमारी को रॉयल डिजीज यानी राजघरानों का रोग या शाही रोग भी कहते हैं। स्कर्वी विटामिन सी से की कमी से होने वाला रोग है, जिसमें मसूड़े जो हैं आपके खराब हो जाते हैं, फूल जाते हैं। मिनी माटा ये आपके मरकरी यानी पारे से होने वाला रोग है। ग्वाइटर जो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, जिसको घेगा रोग भी बोलते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल 3 लाख रुपयों के लिए ये रहा। फिर से केमिस्ट्री का एक सवाल है। पिच ब्लेंड, पिच ब्लेंड या इसको पिंच ब्लेड भी कुछ कुछ लोग प्रोनाउंस करते हैं। तो पिच ब्लेंड या पिच ब्लेंड, पिच ब्लेंड या पिच ब्लेड, जो भी आप पढ़ लो, तो ये एक अयस्क है। पिछली बार हमने बॉक्साइट पूछा था, इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री वाले भी करते चलेंगे। तो पिच ब्लेंड जो है ये किस धातु का या किस आपके एलिमेंट का, कौन से तत्व का अयस्क है? आपके ऑप्शन है जिंक, गैलियम, यूरेनियम, सिलिकॉन। अयस्क तो समझते हो, वह पत्थर जिससे हम लोग किसी धातु को निकालते हैं। तो पिच ब्लेंड जो है आपकी किस धातु का अयस्क है? जिंक, गैलियम, यूरेनियम, सिलिकॉन। जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे और सेशन को शेयर करते चलना है, ठीक है। चलिए समय समाप्त हुआ और इसका सही जवाब होगा दोस्तों, वो है आपका यूरेनियम। इस आज हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि समय का कुछ अभाव है, इसलिए देखिए तो बहुत ही कम समय में चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है। पिच ब्लेंड ये आपका यूरेनियम का अयस्क है दोस्तों, और यूरेनियम निकाला जाता है। यूरेनियम के बारे में आपको पता होगा कि यूरेनियम एक रेडियो सक्रिय धातु है, रेडियो सक्रिय तत्व है, जिससे अपने आप अल्फा बीटा और गामा कण निकलते रहते हैं। और इसका उपयोग जो है आपके परमाणु घरों में बिजली बनाने में किया जाता है। साथ ही साथ कुछ जगह पे आप देखोगे तो परमाणु विस्फोट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग आपका परमाणु घरों में देखने को मिल जाएगा। तो यूरेनियम याद रखिएगा, रेडियो सक्रिय तत्व। और पिंच प्लेट जो है इसका आपको देखने को मिलेगा। सिलिकॉन के बारे में आपको पहले से पता है कि ये आपकी जितने भी सेमीकंडक्टर हैं, अर्धचालक वस्तुएं हैं, उसमें इसका इस्तेमाल हुआ है। अगली बार संभवतः मैं इससे जुड़ा हुआ सवाल पूछूंगा। कल हमने पूछा था आपको फ्लोटिंग लेक, आज हम लोग पूछ रहे हैं मेटियोर लेक। कल हमने बोला था तैरता हुआ झील बताइए, आज हम आपसे पूछ रहे हैं कि वह कौन सा झील है जिसका निर्माण आकाश या आसमान से आने वाले उल्काओं के टकराने से हुआ है। आसमान में आपने शूटिंग स्टार देखा होगा, टूटता हुआ तारा। हमने आपको पढ़ाया भी है कि शूटिंग स्टार वास्तव में कोई तारा नहीं होता। जब अंतरिक्ष में घूमने वाला कोई भी पत्थर हमारे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में आता है तो वो जल जाता है। अगर मान लो वो वायुमंडल में ही पूरी तरह से जल के खत्म हो गया, तब तो वो तारे के रूप में गिरेगा, ठीक है, दिखेगा। लेकिन अगर वो इतना बड़ा है कि वो जलते जलते धरती से आके टकरा गया, तो धरती पे एक बड़ा सा गड्ढा कर देता है। तो बोल रहा है कि इसमें से कौन सा वो झील है जिसका निर्माण ऐसे ही किसी उल्काओं के टकराने से हुआ है। आपके ऑप्शन है लोनार लेक जो कि आपको महाराष्ट्र में मिलेगा, नैनी लेक जो आपके उत्तराखंड में मिलेगा, लोकतक मणिपुर वाला है, और कांवर ये आपके बिहार में। इनमें से कौन से वो लेक हैं जिसका निर्माण उल्काओं के टकराने से हुआ है और उल्का पिंड के द्वारा इसका निर्माण हुआ है? इसके बारे में मैं बता दूं कि कोरोना के समय में इसका रंग गुलाबी भी हो गया था आपके एलगी यानी शैवाल के कारण। जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, कौन सा वह झील है जिसका निर्माण उल्का पिंड के टकराने से हुआ है। चलिए समय को समाप्त कर रहा हूँ और आपका सही जवाब होगा, वो होगा आपको लोनार लेक। लोनार लेक वो झील है जिसका निर्माण उल्का पिंड के टकराने से हुआ है। ये आपके महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा। लोकतक के बारे में आपको पता है कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ झील है। नैनी लेक ये आपके उत्तराखंड में देखने को मिल जाएगा, और कांवर झील ये आपको बिहार में देखने को मिलेगा। बेगूसराय में काफ़ी बड़ा ये रामसर साइट भी है और यहाँ पर बहुत सारे पक्षियों का प्रवास भी होता है। चलिए और सेकंड लास्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सवाल है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ 7 सिस्टर स्टेट इन इंडिया? 7 सिस्टर स्टेट, 7 सिस्टर स्टेट के बारे में मैंने पढ़ाया भी है, आपको जानकारी भी होगी। तो बोला जा रहा है कि इसमें से वो कौन सा राज्य है जो 7 बहन वाले राज्यों में से एक है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मिजोरम, कर्नाटक। इन चारों में से वो कौन सा राज्य है जो आपका 7 सिस्टर स्टेट का हिस्सा है? चलिए सिंपल सवाल है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मिजोरम, कर्नाटक, कौन सा वो राज्य है जो 7 सिस्टर स्टेट का हिस्सा है? चलिए समय समाप्त कर रहा हूं और इसका सही जवाब होगा दोस्तों, वो है आपका मिजोरम। मिजोरम आपके नॉर्थ ईस्ट का राज्य है जो आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहां पर आप देखोगे कि सिक्किम के बाद के जो 7 राज्य है, जिसमें असम सबसे बड़ा असम है, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। फिर से मैं आपको नाम बता दूं, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ये 7 ऐसे राज्य हैं जिनको 7 सिस्टर स्टेट वो बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए मिजोरम आपको दिया गया है, तो मिजोरम आपका
इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र। आपको नहीं, मध्य प्रदेश भी नहीं, इसको टाइगर स्टेट बोलते हैं, और कर्नाटक भी नहीं। चलिए आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और आज का आखिरी सवाल, कल हमने आपसे अटल नया सेवा अटल सेतु ब्रिज के बारे में पूछा था, जो कि भारत का सबसे लंबा पुल भी है और सबसे लंबा आपके समुद्री पुल भी है, सी ब्रिज भी है। आज हम बात कर रहे हैं नदी ब्रिज की। कौन के व्हाट इज द नेम ऑफ 9.1? देखिए लंबाई मैंने बता दिया, अटल सेतु का आपका लंबाई पता होगा 21.8 था, 21.8 लगभग 22। यहाँ बोल रहा है कि भारत का कौन सा सबसे लंबा नदी पुल है, वो समुद्री पुल था, और इसकी लंबाई जो है ये 9.1 किलोमीटर है। अभी अभी इससे भी बड़ा एक पुल बन रहा है, लेकिन जब तक वो बन नहीं जाता नदी पुल, तब तक भारत का ये सबसे लंबा नदी पुल है 9.1 किलोमीटर का। तो आपको बताना कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है। आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी सेतु पुल, जो आपके पटना से हाजीपुर को जोड़ता है। जेपी सेतु, ये भी आपको पटना में दिख जाएगा, आपके दीघा से सोनपुर वाले हिस्से को जोड़ता है। भूपेन हजारिका ब्रिज, इसको आपका सादिया धुबरी ब्रिज भी बोलते हैं, ये आपको असम में मिल जाएगा, कामाख्या से सादिया वाले हिस्से को जोड़ता है। और एक आपका विक्रमशिला सेतु, ये आपको भागलपुर वाले हिस्से में देखने को मिल जाएगा, गंगा नदी पे। तो इसमें से 3 जो सेतु हैं ये आपके गंगा पे हैं, महात्मा गांधी, जेपी और विक्रमशिला, ये तीनों गंगा पे हैं। भूपेन हजारिका ये आपको ब्रह्मपुत्र पे देखने को मिल जाएगा, ये पटना में मिलेगा, ये भी आपका पटना में, ये आपके भागलपुर वाले हिस्से में देखने को मिलेगा, ये आपका असम में मिलेगा। तो जल्दी से इस आखिरी सवाल को जवाब दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपके कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में देते जाएं। आपको ये सेशन कैसा अच्छा लग रहा है उसके बारे में भी अपनी प्रतिक्रिया दें। अगर आपके कोई सुझाव तो वो तो ज़रूर देंगे। साथ ही साथ जो है खूब सारा प्यार, सम्मान और लाइक करते जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ, और क्या बोलूँगा। चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं, और इसका सही जवाब होगा दोस्तों आपका, वो है आपका भूपेन हजारिका ब्रिज। भूपेन हजारिका ब्रिज, जिसको हम लोग जो है सामान्य भाषा में सादिया धुबरी या धोला सादिया ब्रिज भी बोलते हैं, जो आपका असम में देखने को मिल जाएगा। धोला और सादिया ये 2 जगह है असम की, जिसको ये जोड़ता है। और भूपेन हजारिका एक बहुत ही जो फेमस उस क्षेत्र के संगीतकार, राजनेता, और जो आपको एक कवि भी थे, समाज सेवी भी थे। तो इन्हीं के नाम पे इस पुल का नाम रखा गया, भूपेन हजारिका ब्रिज, भूपेन हजारिका सेतु। महात्मा गांधी सेतु, ये अभी आपको देख लो पटना में आपको देखने को मिलता है। जेपी सेतु भी पटना में है। अभी फिर से इसी के पास एक और पुल का निर्माण होगा। और विक्रमशिला सेतु, ये आपका भागलपुर में बन रहा है। फिलहाल ये पुल सबसे लंबा है, लेकिन पटना में एक और पुल बन रहा है कच्ची दरगाह से आपके वैशाली का एक जगह है दोस्तों, जिसको बोलते हैं बिद्दुपुर। तो बिद्दुपुर और कच्ची दरगाह के बीच में वो पुल बन रहा है, जिसकी लंबाई 9.7 है, लेकिन वो अभी निर्माणाधीन है, अभी निर्माण हुआ नहीं है। तो वर्तमान समय में ये आपका सबसे लंबा है। जब वो बन जाएगा कच्ची दरगाह और बिदुपुर वाले ब्रिज, तो वो भारत की सबसे लंबी नदी पुल बन जाएगी, नदी ब्रिज बन जाएगी। चलिए सेशन समाप्त होता है, और आपको सेशन अच्छा लग रहा हो, सेशन अच्छा लगेगा तो आप जो है लाइक करें, शेयर करेंगे, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। और साथ ही साथ पर्यावरण, परिवार, सबका ध्यान रखेंगे। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। थैंक यू सो मच। जय हिंद।